हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। बेसिक से लेके एंड तक खत्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर जो सब टॉपिक्स आते हैं वो देखिए जरा। टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है ना। जहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में भी हम लोग समझते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आगे जाके भी काम आते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर है ना, फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, और फिक्स्ड वेक्टर क्या होते हैं, उनके बारे में हमें चीजें समझ में आती हैं। यहाँ पे एडिशन ऑफ फैक्टर्स के बारे में सीखते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ट्राइंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, ये सब पढ़ते हैं और बहुत इजीली समझ में आएगा और इंपॉर्टेंट भी है ही। कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर किस किस टाइप से सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग देखने वाले हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स के बारे में अपन लोग सीखेंगे, है ना, जिसके अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे जाके 3D में जिसका बहुत ज्यादा हैवी यूज आता है। फिर लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स के बारे में सीखेंगे, है ना। ये 5 टॉपिक तक समझ में आ गया तो आखिरी टॉपिक तो एकदम हलवा है, वो तो खुद ही आप डिराइव करने लग जाओगे, ठीक है। तो बस फिर शुरुआत करते हैं वेक्टर्स की। सबसे पहले वेक्टर क्या होता है। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, बट इतना काफी नहीं है क्योंकि करंट का भी मैग्नीट्यूड होता है, करंट का भी डायरेक्शन होता है। साथ के साथ एक और प्रॉपर्टी वेक्टर को लेना पड़ेगा साथ में, एंड वो एक और प्रॉपर्टी हमारे सामने आती है कि वेक्टर एडिशन लॉ, ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करे, है ना। जैसे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर गाइस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है, दैट इज अ वेक्टर, ठीक है। बट करंट, करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है ना, दिस इज नॉट अ वेक्टर। इसकी कुछ डायरेक्शन मिलेगी अपने सामने, ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड होता है करंट का, बट ये वेक्टर नहीं होता बिकॉज ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता। जैसे ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये चीज फॉलो नहीं कर रही होती, क्योंकि करंट में तो सिंपली ये होता है ना कि सपोज इस तार से I1 करंट आ रही है, इस तार से I2 करंट आ रही है। अब दोनों तारों के बीच में कितना भी एंगल हो उससे क्या फर्क पड़ता है, रिजल्टेंट जो है वो I1 प्लस I2 हो जाएगा, है ना। चाहे एंगल कितना भी हो जाए, दोनों तारों के बीच में कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, रिजल्टेंट I1 प्लस I2 है। बट वेक्टर के अंदर फर्क पड़ता है कि अगर एक वेक्टर A है, ठीक है, दूसरा वेक्टर B है, अब दोनों के बीच के में कितना एंगल है वो बहुत डिपेंड करता है रिजल्टेंट के ऊपर, ठीक है बच्चा बाटे। तो ये बात है, सिंपली I1 प्लस I2 नहीं होने वाला, मैग्नीट्यूड सिंपली इस तरीके से ऐड नहीं होता है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे सामने वेक्टर है ना। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर बट करंट इज नॉट अ वेक्टर, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में सबसे पहले जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, है ना। इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, इसको अपन जीरो वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द नल वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाई जीरो वेक्टर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होता है बट इसकी कुछ डायरेक्शन अपन नहीं डिफाइन कर सकते ना। जैसे ए वेक्टर इज अ जीरो वेक्टर, पॉइंट ए से चालू हुआ, पॉइंट ए पे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो इसका कुछ डायरेक्शन अपन नहीं बता सकते ना, डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। तो इसको अपन कैप से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ए कैप होता है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज ए कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कि वेक्टर ए को उसके खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, ठीक है। वेक्टर ए को उसके खुद के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो अब ये मैग्नीट्यूड 1 यूनिट बन चुका है। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए, ओके। चलिए, now free vector and localized vector. When there is no restriction to choose the starting point of a vector, then it is called a free vector. Starting point पे कोई restriction नहीं है तो free vector है, ठीक है। If there is a restriction to choose a particular point, then it is called a localized vector. बहुत famous example है localized vector का position vector, है ना। किसी भी point का position vector एक localized vector होता है ना। position vector क्या होता है चलिए समझते हैं, ठीक है। और उससे पहले देखो को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब सेम इनिशियल पॉइंट है, को इनिशियल सेम इनिशियल पॉइंट, है ना। सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम, कि ए वेक्टर, ए बी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ये सारे को इनिशियल वेक्टर है। ये पॉइंट ए से चालू हो रहे हैं, है ना। पॉइंट ए से चालू होके डी पे जा रहे हैं तो इस वेक्टर को अपन ए डी वेक्टर बोलते हैं। पॉइंट ए से चालू होके डी तक जा रहे हैं तो इसको अपन ए डी वेक्टर बोलते हैं। ए बी वेक्टर हो जाएगा भैया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहे हैं तो ए बी वेक्टर हो गया। ए वेक्टर तो समझ ही रहे हो कि ये नल वेक्टर हो गया, पॉइंट ए से चालू हुआ, पॉइंट ए पे खत्म हुआ। तो इन सबका जो इनिशियल पॉइंट है ना, जो इनकी टेल है,
टेल ए की तरफ है ना, इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है। कभी भी अपन किसी वेक्टर को ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, तो ए बी वेक्टर हुआ कि मतलब ए से चालू होके बी पे खत्म हो रहा है, ठीक है, ए से चालू होके बी पे खत्म हो रहा है, तो दिस इज वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर ए बी, ठीक है। रेसिप्रोकल वेक्टर, the vector which has the same direction as vector A but has a magnitude reciprocal to that of vector A is called as the reciprocal of vector A, है ना, and it is denoted like this, ठीक है। तो डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन इसकी सेम है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड यहां पे, ठीक है, रेसिप्रोकल है, तो उसको अपन रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल कर दिया, डायरेक्शन वही सेम है ना। तो ये बेसिकली हो जाएगा कि जैसे 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप, ठीक है, डायरेक्शन वही दे दी, और जो मैग्नीट्यूड है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, दिस इज नोन एज रेसिप्रोकल वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ दे हैव द सेम डायरेक्शन एंड अनलाइक इफ दे हैव अपोजिट डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड कितना भी हो सकता है, तो इन दोनों वेक्टर्स को अपन लाइक वेक्टर बोलेंगे। अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन डिफरेंट है तो इनको अपन अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं, सिंपल है, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है कि जो लाइक वेक्टर या अनलाइक वेक्टर होते हैं दैट आर बेसिकली कोलिनियर वेक्टर, है ना, कि वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल, कोलिनियर और पैरेलल, कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो एक ही बात है, if they have the same line of support or have parallel lines of support regardless of their magnitude। line of support same होनी चाहिए। line of support क्या हो गई भाई, कि the line of which, है ना, the line of which a vector is a part is called the line of support। suppose ये वेक्टर है अपने पास, तो ये किसी लाइन का एक पार्ट है ना। देखो लाइन क्या होता है ना, लाइन का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड होता है, ठीक है, लाइन इज अ लाइन, है ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना ही कोई एंड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एक वेक्टर लाइन ऑफ सपोर्ट इसकी ये हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, इस वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट ये हो गई। तो कोलिनियर वेक्टर्स जैसे ये वेक्टर हो गया, है ना, पैरेलल वेक्टर्स को ही अपन कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं ना। ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, कोलिनियर वेक्टर है, ऑल ऑफ देम आर कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। अगर पैरेलल वेक्टर है तो वो कैसे है, कोलिनियर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है तो कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर की खासियत ये रहती है कि अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर देन वेक्टर ए कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, अगर वो कोलिनियर है तो वेक्टर ए को अपन लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी लिख सकते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स होंगे, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट कोलिनियर वेक्टर एंड पैरेलल वेक्टर। पॉइंट, अ वेक्टर फाउंड बाय जॉइनिंग द ऑरिजिन टू द पॉइंट ए इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इट इज जनरली डिनोटेड एज, कि भैया एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और अगर ऑरिजिन को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया तो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दर्शा रहा होता है। जैसे कि सपोज इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, है ना। ध्यान रखना हमेशा कि वेक्टर ए बी को अपन इस तरीके से लिखते हैं, अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी ज्वाइन करने वाला वेक्टर है तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना। ए से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बी है ना, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, ठीक है। तो ए बी वेक्टर को लिखेंगे, ए से शुरू होकर बी पे खत्म होने वाले वेक्टर्स को अपन लिखने वाले हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो वैसे ही ये जो ओ ए वेक्टर होगा, ओ ए वेक्टर होने वाला है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0, 0, 0 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, माइनस 0, तो दैट इज ओ ए वेक्टर। ये अपने सामने ओ ए वेक्टर आता है। तो ओ ए वेक्टर इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, सिंपल। तो वही बात अपन ने बोली कि अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, द पोजीशन वेक्टर, है ना, वेक्टर ए बी अपने पास में,
वेक्टर ए बी आएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर ए बी इज वेक्टर ए बी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है ना दैट इज अ फ्री वेक्टर, इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखें जरा एक एग्जांपल है इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा, कि पोजीशन वेक्टर वेज द फ्री वेक्टर, है ना, कि पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मतलब ये कोई पॉइंट है स्पेस में 1, 2, 3, उसके कोऑर्डिनेट्स को दर्शा रहा है। तो ये फिक्स्ड वेक्टर हो गया ना, इसको अपन थोड़ी ना आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि इसका मीनिंग ही ये है कि ये कोऑर्डिनेट्स को दर्शा रहा है। ठीक है, फ्री वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप की अगर मैंने जैसे समझो, फ्री वेक्टर का मतलब हुआ कि इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। फ्री वेक्टर का मतलब सिंपली ये हुआ कि इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। जैसे एक पॉइंट लिया 1, 1, 3, एक पॉइंट लिया 2, 3, 6। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ए बी होगा, ये क्या होने वाला है 2 - 1 विच इज आई कैप, 3 - 1 दैट इज प्लस 2j कैप, 6k कैप माइनस 3k कैप दैट इज प्लस 3k कैप। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर आया है अपने पास में विच इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फ्री वेक्टर का मतलब ये हुआ कि इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो ये वेक्टर बदल नहीं रहा है ना, इसके पैरेलल अगर मैं सेम समझो मैग्नीट्यूड बिना चेंज करे पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं तो वेक्टर चेंज नहीं हो रहा है। ये देखो शिफ्ट करके दिखाया भी है कि पैरेलली इसको शिफ्ट कर दिया और पॉइंट सी 0, 1, 2, पॉइंट डी 1, 3, 5, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर फिर से देखो 1 - 0 दैट इज आई कैप, 3j कैप माइनस 1j कैप दैट इज प्लस 2j कैप, 5k कैप में से 2k कैप सब्ट्रैक्ट करें तो 3k कैप। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वो भी अपने पास सेम दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए है ना अपन बात करते हैं। इफ ए बी एंड सी डी इन द प्रीवियस एग्जांपल आर नॉट फ्री वेक्टर एज देयर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर फिक्स्ड बट देयर वैल्यू इज अ फ्री वेक्टर, है ना, ये चीज समझना। ए बी और सी डी फ्री वेक्टर नहीं है क्योंकि ए बी का इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, ओके, बट जो वैल्यू आ रही है ना आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप वो एक फ्री वेक्टर है। फॉर एन एग्जांपल कंसीडर द पॉइंट्स p एंड q। तो क्या pq फ्री वेक्टर है क्या? pq इज नॉट ए फ्री वेक्टर क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट p फिक्स्ड है, तो pq यहां पे फ्री वेक्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इन p आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इज अ फ्री वेक्टर, ऑफ कोर्स नॉट, ये भी एक फ्री वेक्टर नहीं है। वैल्यू ऑफ pq इज अ फ्री वेक्टर, यस। PQ वेक्टर अगर मैं देखूं पॉइंट P से पॉइंट Q ज्वाइन किया विच इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, PQ वेक्टर आ जाता है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q आ रहा है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 1 k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P आ रहा है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 4 k कैप। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P विच इज 0 - 1 माइनस आई कैप, 0 - 2 माइनस 2 j कैप, 1 - 4 माइनस 3 k कैप। ठीक है, तो PQ वेक्टर तो फ्री वेक्टर नहीं है बट PQ वेक्टर की जो वैल्यू आई है ना, PQ वेक्टर की जो वैल्यू आई है माइनस आई कैप माइनस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, दिस वैल्यू ऑफ PQ वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। मतलब इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं तो वेक्टर बदल नहीं रहा है, बात इतनी सी है। फ्री वेक्टर वो हो गया जिसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, सम ऑफ टू वेक्टर a and b is denoted by vector a plus vector b and it is also called the resultant of vector a and vector b। ओके, नाउ लेट्स पिक ट्रायंगुलर लॉ। ट्रायंगुलर लॉ समझना बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखो बात इतनी सी है, ट्रायंगुलर लॉ बोलता है डिस्प्लेसमेंट से ये समझना इस चीज को कि अपन ने एक वेक्टर a बनाया, ठीक है, दिस इज वेक्टर a, दिस इज वेक्टर b। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है ना तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा दिस विल बी द वेक्टर c, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस, है ना। तो रिजल्टेंट ऑफ a एंड b इज वेक्टर c, ठीक है, ओके, है ना। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b इज वेक्टर c। डिस्प्लेसमेंट से समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, राइट, कि आपने पॉइंट a से शुरुआत करी, आप पॉइंट a से पॉइंट b तक मूव किए, है ना, पॉइंट a से पॉइंट b तक मूव किए, तो आपने इस डायरेक्शन में वेक्टर a मूव कर, है ना, ये आपका वेक्टर है। फिर आप पॉइंट B से पॉइंट C की डायरेक्शन में मूव किए, ओके, दैट इज वेक्टर B। अब रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि भैया, है ना, समझो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू एंड पॉइंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
कि यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? पहले इधर से इधर तक का डिस्प्लेसमेंट किया, फिर इधर से इधर तक का डिस्प्लेसमेंट किया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, दिस इज आवर टोटल डिस्प्लेसमेंट। इधर से इधर तक अपन गए हैं, दैट इज वेक्टर सी। तो वेक्टर सी हियर इज बेसिकली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी को ही बोलते हैं अपन ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, कि भैया पॉइंट ए से पॉइंट बी और ये पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ गए, दिस इज द फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो यहां से अपन वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी कैसे निकालेंगे कि सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का एंगल के बीच का एंगल थीटा है। देखो, कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना होता है तो उनकी दोनों की टेल को ज्वाइन करो, है ना। जैसे सपोज ये वेक्टर रहा, ये दूसरा वेक्टर रहा, ये एंगल मैंने दे दिया लेट्स से 120 डिग्री, तो इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं है, क्योंकि देखो ये इसका हेड है, इसका हेड इसकी टेल से ज्वाइन कर रखा है। जब भी हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो दोनों की टेल को ज्वाइन करो। तो टेल को ज्वाइन करने के लिए काम करते हैं ना, इसी वेक्टर को पैरेलली यहां शिफ्ट कर देते हैं, इसी वेक्टर को पैरेलली यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो इसी वेक्टर को यहां पे शिफ्ट किया तो ऐसा सा बनेगा। ओके, ऐसा सा कुछ बनने वाला है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर ना, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है बच्चा पार्टी। जब टेल से टेल जुड़ती है तब जाके हमें दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता चलता है। ओके, क्लियर है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का यहां पे एंगल है थीटा। ओके, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बी का यहां पे कंपोनेंट ले लेंगे। ये कंपोनेंट अपन देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इस हाइपोटेनियस की लेंथ हो गई इस ट्राइंगल में, राइट। इसका प्रोजेक्शन लिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, और सामने वाले परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी अगर मेरे को निकालना हो तो इस वाले ट्राइंगल में देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। ये बेस टोटल मुझे पता चल गया, ये परपेंडिकुलर मुझे पता चल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगा देंगे। ये बेस कितना हो जाएगा टोटल? ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इतनी लेंथ हो गई, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, तो बेस हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, दैट इज बेस। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर को ऐड किया तो अपने पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, और आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो डायरेक्टली अपन करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, जैसे कि सपोज एक ट्राइंगल है ना, यहाँ पे ये एंगल 120 डिग्री है दोनों के बीच में, इसकी लेंथ 3 यूनिट्स ले ली, ये लेंथ 4 यूनिट्स ले ली, तो ये रिजल्टेंट है ना, ये अपने हाइपोटेनियस नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, बट इसकी लेंथ अपने से पूछी गई है, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इसकी जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू, दिस लेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर इज 9, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दैट इज 16, है ना, 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल कितना है 120 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है, तो ये अपने पास में आ जाएगा। अच्छा, इनके बीच का एंगल ना, ये वाला एंगल थीटा लेंगे अपन, सॉरी दिस एंगल विल बी थीटा ना, ये थीटा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो इनके बीच का एंगल ये हो गया 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, दिस विल बी द एंगल विल बी टेकिंग, है ना, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा अपने को 60 डिग्री, क्योंकि अभी अभी अपन ने रिजल्टेंट में देखा है, ठीक है, कि थीटा एंगल ये वाला एंगल है बच्चा बाटी, दिस इज द एंगल थीटा, है ना, ये वाला एंगल थीटा है। जब आगे प्रोड्यूस कर लिया उसके बाद में ये वाला एंगल थीटा आएगा, और नहीं तो फिर ऐसे भी जा सकते हो, बेसिक मेथड से तो आप जा ही सकते हो इस सवाल के अंदर। ठीक है, कि 4 का प्रोजेक्शन ले लिया यहाँ पे,
ये 60 डिग्री हो जाएगा तो ये 4 cos 60 डिग्री हो जाएगा, 4 cos 60 डिग्री। ये वाला हो जाएगा 4 sin 60 डिग्री। ठीक है, 4 sin 60 डिग्री का मतलब हो गया 4 इंटू √3/2। ओके, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस टोटल पता है तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस स्क्वायर, ऐसे तो जा ही सकते हैं इजीली। अदरवाइज डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो। इस फॉर्मूले में बस ये ध्यान रखना, थीटा एंगल ये वाला रहेगा, जब इसको एक्सटेंड कर देंगे दिस एंगल इज थीटा। ओके, सिंपल है। चलिए, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, है ना, इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो पूछा गया है। तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, दोनों को सिंपली ऐड कर दो, दोनों पता है। तो 2i कैप में 2i कैप ऐड होगा तो 4i कैप बन जाएगा, 2j कैप में प्लस j कैप ऐड होगा तो 3j कैप बन गया, -5k कैप -7k कैप मतलब -12k कैप मिल जाएगा। तो दैट इज वेक्टर a प्लस बी। इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब वेक्टर a प्लस बी को इसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो 4i कैप प्लस 3j कैप -12k कैप, दिस इज वेक्टर a प्लस बी। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। ध्यान रखें, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत ही सिंपल है यार। ठीक है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस होती है कि जैसे मैंने ओरिजिन से 0,0,0 से कोई x1 y1 z1 को ज्वाइन किया और मैं इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। अगर ये वेक्टर है देखो x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, ठीक है, ये वेक्टर ये हो गया x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज √x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ओके, तो वेक्टर a प्लस बी को उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो दैट विल गिव अस अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। अगर इसका कुछ मैग्नीट्यूड गिवन होता, अगर ये बोल रखा होता कि हमें यूनिट वेक्टर नहीं चाहिए, हमें वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट चाहिए, तो आप पहले तो यूनिट वेक्टर निकालते। ये तो रहा यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच इज बेसिकली a कैप प्लस बी कैप निकाला है आपने, है ना। ठीक है ना, वेक्टर a प्लस बी का कैप निकाला है बेसिकली आपने। अगर अपने को यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड पूछा होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये रहा यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात है। तो दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, देख सकते हैं आप। The angle which the resultant of vector A and vector B makes with vector A, मतलब ये वाला एंगल अपने से पूछा गया, बीटा एंगल अगर पूछा जाए तो बीटा एंगल कैसे निकालोगे, अपन निकालेंगे tan ऑफ बीटा। इस वाले ट्राइंगल में देखना फिर से, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में देखना, ये 90 डिग्री है बेटा। ओके, ये वाली लेंथ हमें पता है कि ये वेक्टर A है तो इसकी लेंथ होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, और इसका प्रोजेक्शन लेंगे वेक्टर B का इधर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया। तो बेस पता चल रहा है कि बेस इतना हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जो कि इसकी लेंथ हो गई कॉस थीटा, और ये सामने वाली साइड है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। तो tan बीटा की वैल्यू हो गई, इस वाले ट्राइंगल में tan बीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर, जो कि न्यूमरेटर में लिखा है, अपॉन बेस, जो कि डिनोमिनेटर में लिखा है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। ओके, नाउ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी वैसा ही ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह है कि यार अगर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है ना, ये टेल से टेल ज्वाइन करने का तरीका सिखाता है आपसे, कि ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी, ठीक है, टेल से टेल ज्वाइन है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के। अब इसका जो रिजल्टेंट रहेगा ना, इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आता है, ठीक है, वो क्या रहेगा कि जब आप इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दोगे, है ना, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट रहता है वो इधर से देखो स्टार्ट होते हुए, दैट इज बेसिकली द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी ही हो गया ना बेटा, ये भी तो वेक्टर बी ही हो गया। तो दिख तो अपने को ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही रहा है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, देन द रिजल्टेंट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वन ऑफ द डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और दूसरा वाला डायगोनल, अगर मैं इस वाले डायगोनल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा,
है ना, ये क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि देखो ये वाला डायगोनल मेरे को निकालना है कि व्हाट डज दिस डायगोनल रिप्रेजेंट। तो इधर से इधर तक अगर ये डायरेक्शन वेक्टर ए है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ये वाली जो डायरेक्शन है दैट इज बेसिकली नेगेटिव ऑफ वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन हो गई नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, ये डायरेक्शन हो गई वेक्टर बी की, है ना, दिस इज वेक्टर बी। तो यहां पे ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हुए आप देख पा रहे हैं कि माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, ये डायगोनल जो होगा माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, है ना। कैसे निकाला, ट्राइंगुलर लॉ से ही निकाला कि भैया वेक्टर ए को पलट दिया मैंने, इसको पलटा तो ये माइनस वेक्टर ए बन जाएगा, और ये प्लस वेक्टर बी है तो माइनस वेक्टर ए में प्लस वेक्टर बी ऐड होगा तो ये अपने को मिलने वाला है ना। इधर से इधर तक गए फिर इधर से इधर तक गए तो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, तो माइनस वेक्टर ए में प्लस वेक्टर बी ऐड होगा तो दिस इज आवर नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी इस तरीके से है ना, इसका भी सेम है कि यार इस पॉइंट से चालू हुए यहां से यहां तक गए वेक्टर ए, इधर से इधर तक गए वेक्टर बी, इधर से इधर तक गए वेक्टर सी, इसको बोला वेक्टर डी। तो दिस है ना, इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर तक गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ई। तो दिस इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, बहुत ही सिंपल। ओके फिर आता है सेक्शन फॉर्मूला, जिसके अंदर पहले इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करें तो पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी गिवन है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी internally in the ratio m:n is m times position vector of b plus n times position vector of a divided by sum of the ratio, ठीक है, जो अपने पास 2D में देखने को मिलता है सेम वही चीज है। ओके वही अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो बीच में बस माइनस का साइन आ जाता है, तो इतना ही काफी है, बस ध्यान रखें बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, है ना। एक इंपॉर्टेंट रिमार्क यहां पे आता है कि अ वेक्टर अलोंग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी इज ऑफ द फॉर्म लैम्डा टाइम्स ए बी कैप प्लस ए सी कैप, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के अलोंग अगर मेरे को वेक्टर निकालना है ठीक है, तो ये रहा देखो वेक्टर ए बी, ये रहा वेक्टर ए सी। तो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर एंगल बाइसेक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे बेटा देखो ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमें इतना तो सिखा ही चुका है कि इसका जो रिजल्टेंट रहेगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रहेगा, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है क्या ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा क्या, नहीं, एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा होगा, है ना। डिपेंड करता है कि भैया ये वेक्टर कितना ज्यादा है। जैसे अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर ए की तरफ होगा। जैसे ऐसे समझो ना यार कि अगर ऐसा सा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ऐसा सा पैरेललोग्राम है, ओके, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो वेक्टर ए की तरफ ज्यादा झुका हुआ है ना। ये वाला एंगल छोटा है दिखाई दे रहा है और ये वाला एंगल बड़ा आएगा अपने पास। तो एंगल बाइसेक्ट कब करेगा, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ही सेम हो जाए तब जो रिजल्टेंट रहेगा वो एंगल को बाइसेक्ट करेगा। मैंने कहा मैग्नीट्यूड तो सेम कैसे बना है, तो एक काम करते हैं ना, उनकी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को ऐड कर देंगे। अगर मैं ए कैप प्लस बी कैप को ऐड कर दूं ना, है ना, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, बी कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर ए कैप और प्लस बी कैप करूं तो वो हमें देगा, है ना, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वही चीज यहां पे लिखी है, वही चीज इधर लिखी है कि ए बी कैप प्लस ए सी कैप, ठीक है, ये जो रिजल्टेंट आने वाला है ए बी कैप प्लस ए सी कैप, ये जो भी वेक्टर आएगा वो डायरेक्शन में होगा, है ना, इन द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में ये एंगल आने वाला है ए बी कैप प्लस ए सी कैप मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, मतलब
कि कुछ मैग्नीट्यूड अगर ऊपर नीचे करना हो, मैग्नीट्यूड चेंज करना हो, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। तो लैम्डा टाइम्स ए बी कैप प्लस ए सी कैप इज द इन जनरल अ वेक्टर अलोंग द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ये बना रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, अगर तीनों के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर, गामा वेक्टर, ये तीनों के पोजीशन वेक्टर्स है। पोजीशन वेक्टर्स मतलब तीनों के कोऑर्डिनेट्स है। तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो, ठीक है, अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर प्लस गामा वेक्टर डिवाइड बाई 3। इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज ए टाइम्स अल्फा वेक्टर, मतलब इस साइड को अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, इस साइड को अपने अपोजिट, इस साइड को भी अपने अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाई सम ऑफ दी साइड्स, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 2D के फॉर्मुलेज होते हैं एज इट इज फॉर्मूला है। वैसे ही हमारे पास सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर के भी फॉर्मूले आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कोलिनियरिटी, तो कोलिनियरिटी में ये बात है कि कंसीडर द पॉइंट्स ए बी एंड सी, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब बोला जाएगा, जब तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, इन तीनों को कोलिनियर तब बोला जाएगा जब तीनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कैसे निकालेंगे कि अपन ना, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पता है, मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। निकाल लोगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वैसे ही अपन बी सी वेक्टर भी निकाल लेंगे, वैसे ही बी सी वेक्टर भी निकाल लेंगे। अब जैसे कि देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स है, और अपने को पता है कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो यहां पे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर होने वाला है ना। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। इफ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स देन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर। ओके, तो वही बात यहां पे बोल रखी है कि कंसीडर द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए बी वेक्टर अगर अपन देखेंगे तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो -2 में से -1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो -3 आई कैप, 0 -3 -3 जे कैप, 1 -2 -k कैप, दैट इज ए बी वेक्टर। बी सी वेक्टर को देखोगे आप तो 4 माइनस ऑफ -2 प्लस 6 आई कैप, 6 -0 दैट इज 6 जे कैप, 3 -1 दैट इज प्लस 2k कैप, है ना। ये बी सी वेक्टर आ गया। तो ए बी वेक्टर मुझे दिखाई दे रहा है, बी सी वेक्टर दिखाई दे रहा है। क्या ये रिलेशन फॉलो कर रहा है क्या ये दोनों? आर दे फॉलोइंग दिस रिलेशन? यस, अपन देख सकते हैं ना कि भाई बी सी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स और स्पेसिफिकली -2 टाइम्स ए बी वेक्टर। देख पा रहे हैं, लेमडा जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर देखने को मिल रहा है। हेंस वी कैन से दैट ए बी सी आर कोलिनियर, है ना। मतलब उनके जो कंपोनेंट्स है अगर वो प्रोपोर्शनल है तो वो कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ट्राई करिएगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसके ऊपर। ओके, जैसे यहां पे दे रखा है कि देखो मैं स्टार्ट करके बता देता हूं कि ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कोलिनियर if vector a plus 2b vector and b plus 3c vector are collinear with vector c and vector a respectively। देखो a plus 2b vector जो है वो वेक्टर c के साथ कोलिनियर है, तो वेक्टर a plus 2b वेक्टर को लेमडा टाइम्स वेक्टर c बोल सकते हैं, है ना। एंड b plus 3c जो वेक्टर है दैट इज कोलिनियर विद वेक्टर a, तो वेक्टर b plus 3 टाइम्स वेक्टर c को म्यू टाइम्स वेक्टर a अपन बोल सकते हैं। ठीक है, देन a plus 2b plus 6c की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि व्हाट इज द वैल्यू फॉर a plus 2b plus 6c। ठीक है, क्लियर रहती बात है। तो इजीली अपन इस क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए कि वेक्टर a plus 2 टाइम्स वेक्टर b इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स c वेक्टर। यहां पे एक काम करते हैं कि b वेक्टर को कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, कि यहां से वेक्टर b की वैल्यू उठाई फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, मतलब पूरी इक्वेशन को वेक्टर सी वेक्टर ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। तो वेक्टर बी की वैल्यू यहां से उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो पहली इक्वेशन बन जाएगी अपने सामने, और फर्स्ट इक्वेशन इज वेक्टर ए प्लस 2 टाइम्स
वेक्टर बी की वैल्यू देखो म्यू टाइम्स वेक्टर ए माइनस 3 टाइम्स वेक्टर सी, ठीक है, म्यू टाइम्स वेक्टर ए प्लस 3 टाइम्स वेक्टर सी, दैट इज द वैल्यू फॉर वेक्टर बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स वेक्टर सी, ठीक है। तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है वेक्टर ए इंटू 1 प्लस 2 म्यू, और ये -6 टाइम्स वेक्टर सी को राइट हैंड साइड में भेजा तो वेक्टर सी टाइम्स लेमडा प्लस 6 बन जाएगा। देखना बेटा, -6 टाइम्स वेक्टर सी राइट हैंड साइड में गया, वेक्टर सी कॉमन लिया तो लेमडा प्लस 6 बन गया। तो देखो पूरी इक्वेशन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के टर्म्स में आ चुकी है। अब बात यह है कि बोला गया कि ए बी सी में से, चलो क्वेश्चन हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, बोला गया है कि ए बी सी में से कोई भी दो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है तो वेक्टर ए और वेक्टर सी को एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, है ना। वेक्टर ए को समथिंग टाइम्स वेक्टर सी लिख ही नहीं सकते ना बेटा। ये देखो 1 प्लस 2 म्यू क्या है, कुछ स्केलर है, ये लेमडा प्लस 6 क्या है, यहाँ पे कुछ स्केलर है, तो उसको अपन इस तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये 1 प्लस 2 म्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना, 1 प्लस 2 म्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और वैसे ही यहाँ पे ये जो लेमडा प्लस 6 है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर ए वेक्टर सी को एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि बोला है इसने कि भैया ए बी सी में कोई भी दो नॉन कोलिनियर आपस में, है ना, कोई भी दो ए और सी आपस में नॉन कोलिनियर है, बी एंड सी आपस में नॉन कोलिनियर है, ये बोल रखा है इसने। तो देखो लेमडा प्लस 6 की वैल्यू 0 रखी तो लेमडा की वैल्यू -6 आ गई, लेमडा की वैल्यू -6 पहली इक्वेशन में पुट कर दो तो ये बनेगा a प्लस 2b वेक्टर बराबर, है ना, a प्लस 2b वेक्टर इज इक्वल टू -6 टाइम्स c वेक्टर। तो यहां से दिखाई दे रहा है कि a प्लस 2b प्लस 6c बराबर नल वेक्टर, है ना, ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए ओके, वैसी सी कुछ बातें दे रखी है कि इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये पोजीशंस वेक्टर हो गए 3 पॉइंट्स के, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर को अपन लिख सकते हैं वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी सी वेक्टर को लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सबको एक साइड में लेके आया तो कुछ इस टाइप की एक्सप्रेशन बनेगी। अब इस एक्सप्रेशन में देखिएगा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, उसके मल्टीप्लीकेशन में कुछ कुछ नंबर्स है कि x टाइम्स वेक्टर ए, है ना, जहां पे x हो गया -1, जहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, y टाइम्स वेक्टर b, y की वैल्यू 1 प्लस लेमडा आ रही है, z की वैल्यू यहां से माइनस लेमडा देखने को मिल रही है। तो इस टाइप की एक्सप्रेशन आई है कि x टाइम्स वेक्टर ए प्लस y टाइम्स वेक्टर b प्लस z टाइम्स वेक्टर c इज इक्वल टू नल वेक्टर्स। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे x प्लस y प्लस z की वैल्यू 0 है। देख सकते हो तीनों के सम ऑफ कोफिशिएंट्स -1, 1 प्लस लेमडा माइनस लेमडा, तीनों के सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स ए बी एंड सी इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है ए बी सी, है ना, जिनके पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है, तो x टाइम्स वेक्टर ए प्लस y टाइम्स वेक्टर बी प्लस z टाइम्स वेक्टर सी 0 के इक्वल होना चाहिए, जहां पे x प्लस y प्लस z, ठीक है, जो इनके सम ऑफ कोफिशिएंट्स हो गए वो भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। इट डज नॉट इंप्लाई दैट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोलिनियर, है ना, वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी कोलिनियर है ना, ऐसा नहीं कि 3 वेक्टर्स कोलिनियर है, ना ना, वेक्टर तो बस ये दोनों कोलिनियर है, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर कोलिनियर है, ठीक है। पॉइंट ए पॉइंट बी को ज्वाइन करने पे जो ए बी वेक्टर आ रहा है दैट इज कोलिनियर विद पॉइंट बी एंड पॉइंट सी को ज्वाइन करने पे बी सी वेक्टर, ये है ना, ये दोनों आपस में कोलिनियर है, ठीक है। ये चीजें आगे जाके थोड़ा और क्लैरिटी के साथ अपन देखेंगे। द मोमेंट वी हैव 4 पॉइंट्स द कंसर्न इज कोप्लैनरिटी। अगर 4 पॉइंट्स है तो उसके बारे में कोप्लैनरिटी के बारे में वो पूछ रहा होगा। तो अगर ये चारों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोप्लेनर है ना, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं ये चारों पॉइंट्स, तो उनको ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स भी एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी वो भी एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे, ठीक है। 3 vectors p q and r are collinear if one of them can be written as a linear combination of other two. This is a fundamental theorem in 2D, है ना, कि मुझे अगर इस प्लेन के अंदर कोई भी 2 वेक्टर पता है, जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी पता है, तो इस प्लेन का कोई भी वेक्टर मैं निकाल सकता हूं। इस प्लेन का कोई भी वेक्टर जो होगा आर वेक्टर, दैट इज समथिंग लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी। जैसे एक्स वाई प्लेन के अंदर भी अपन कोई भी वेक्टर निकाल रहे होते तो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में निकाल रहे होते ना बेटा, है ना। एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी वेक्टर अपन निकाल रहे होते तो आई कैप और जे कैप, बस 2 ही वेक्टर्स के टर्म्स में अपन सारे वेक्टर्स निकाल देते इस प्लेन के। जैसे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसी प्लेन का कोई ना कोई वेक्टर होगा।
3i प्लस 4j, ठीक है। तो दैट आर बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स i कैप j कैप। क्या है? i कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, j कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। और इस प्लेन के मैं सारे वेक्टर्स निकाल सकता हूं बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ i कैप एंड j कैप। वही बात यहां पे लिखी हुई है कि अगर वेक्टर p एंड वेक्टर q किसी प्लेन के वेक्टर है तो इस प्लेन का कोई भी वेक्टर वेक्टर r को मैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर p एंड वेक्टर q लिख सकता हूं, ठीक है। या फिर अलग शब्दों में बोला जाए कि अगर वेक्टर आर, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू आर कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में लाई करने वाले वेक्टर है, देन वेक्टर आर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर पी प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर क्यू। ओके, क्लियर। कुछ ऑब्जर्वेशन की 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, कोई भी 2 पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर रहेंगे। 3 पॉइंट्स होते हैं तब बात होती है कि कोलिनियर हो कि ना हो। 3 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, 3 पॉइंट्स हमेशा एक ही प्लेन पे लाई कर रहे होंगे। कोई भी स्पेस में 3 पॉइंट्स दे दूं, वहां से आप एक प्लेन है ना फैला सकते हो। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, कोई भी 2 वेक्टर दे दूं तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगे, है ना। इट डज नॉट मीन 2 लाइंस, 2 लाइंस हमेशा कोप्लेनर हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लाइन का भैया स्टार्टिंग एंडिंग नहीं होता। बट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर तो फ्री वेक्टर्स हो गए ना भैया, कोई भी 2 वेक्टर्स हो गए वो हमेशा क्या होंगे? कोप्लेनर। और पोजीशन वेक्टर के बारे में बात करूं तो कोई भी 2 पोजीशन वेक्टर्स ले लूं तो वहां से एक प्लेन अपन पास करवा सकते हैं, है ना। जैसे कि एक्स वाई जेड, कोई भी अगर 2 वेक्टर ले लूं, जैसे ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और दूसरा ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, तो यहां से अपन एक प्लेन पास करवाया जा सकता है, ठीक है। तो 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ओके, ये इंपॉर्टेंट बात है। इफ आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर कोलिनियर देन द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। 3 में से अगर 2 वेक्टर कोलिनियर है ही, है ना, 3 वेक्टर्स है जिसमें से 2 वेक्टर्स तो क्या है? कोलिनियर है, तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे, है ना। तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर ही पाए जाएंगे। ओके, तो यही फंडामेंटल थ्योरम इन 2D है कि लेट ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू गिवन नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन एनी वेक्टर वेक्टर आर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। किसी भी वेक्टर वेक्टर आर को अपन एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? बात है। 3D के अंदर भी यही बातें हैं कि ए बी सी आर 3 गिवन नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अगर मेरे को 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे दे 3D स्पेस के अंदर, तो मैं कोई भी वेक्टर आर बना सकता हूं यूजिंग दीज 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर आर इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जहां पे वेक्टर आर उसी 3D स्पेस का कोई वेक्टर है। ओके, सिंपल है। यही बात फिर यहां पे प्रूव करी गई है। देखो 4 पॉइंट्स हो गए, वेक्टर ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर इफ वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी आर कोप्लेनर। 4 पॉइंट्स अगर कोप्लेनर है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले वेक्टर्स भी कोप्लेनर होने वाले हैं, सेम प्लेन पे लाई करने वाले हैं। अगर वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर सी डी कोप्लेनर है तो वेक्टर ए बी को मैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी सी एंड सी डी लिख सकता हूं। तो वेक्टर ए बी होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर बी सी की वैल्यू रख दी यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर सी डी की वैल्यू रख दी पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। सबको एक साइड इकट्ठा किया तो सबसे पहले देखो वेक्टर ए को लिख दिया, फिर वेक्टर बी का कुछ कोफिशिएंट्स बन रहा है, फिर वेक्टर सी का कुछ कोफिशिएंट बन रहा है, वेक्टर डी का कुछ कोफिशिएंट बन रहा है। तो इसी चीज को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी प्लस जेड टाइम्स वेक्टर सी प्लस डब्ल्यू टाइम्स वेक्टर डी बराबर 0। और खास बात यहां पे ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब सम ऑफ कोफिशिएंट्स इनके 0 आ रहे हैं। देखो जरा, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए इज -1, कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर बी इज 1 प्लस लैम्डा, वेक्टर सी का कोफिशिएंट ये आ रहा है, वेक्टर डी का कोफिशिएंट माइनस म्यू आ रहा है। चारों कोफिशिएंट्स को अगर ऐड करें तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स अपन देख सकते हैं 0 के इक्वल आ रहा है ना। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी ऑफ 4 पॉइंट्स। ठीक, क्लियर है? ओके, नाउ लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन कैन बी मेड इक्वल टू 0 वेयर नॉट ऑल द कोफिशिएंट्स आर 0, अदरवाइज दे आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 किया जा सकता है तो उसको अपन लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे, है ना। जैसे अगर 2 कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बात करूं तो 2 कोलिनियर वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, है ना। जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर कोलिनियर हुए, ठीक है, तो वेक्टर ए को मैं लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी के इक्वल कर सकता हूं। तो
एक को मैं दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो दो कोलिनियर वेक्टर क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द वेक्टर्स ए बी सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, है ना, अगर वो तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है तो x टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स वेक्टर बी प्लस z टाइम्स वेक्टर सी को अपन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, है ना, जहां पे तीनों आप साथ में 0 नहीं होने चाहिए। इफ ए बी सी आर, है ना, कि अगर ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है तो अपन उनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इस तरीके से एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। ओके, तो देखो अब यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, है ना, कि अगर दो कोलिनियर वेक्टर हुआ तो वेक्टर ए को मैं लेमडा टाइम्स वेक्टर बी लिख सकता हूं, तो लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं ना एक दूसरे के ऊपर, है ना, तो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो गई है। ठीक है, थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर तीन वेक्टर है जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना, तो मैं किसी एक वेक्टर को, जैसे वेक्टर आर को मैं लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं ना बेटा। अगर वेक्टर आर वेक्टर ए वेक्टर बी तीनों एक ही प्लेन के वेक्टर्स है तो वेक्टर आर को मैं लेमडा टाइम्स वेक्टर ए प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर बी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ 2D। तो मतलब ये तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हो गए, लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। ठीक है, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है तो मतलब वेक्टर ए को मैं लेमडा टाइम्स वेक्टर बी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। ठीक, क्लियर। नाउ वी डिफाइन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, फिर अपन वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट जैसा कि इसका नाम है, इसका आउटकम स्केलर होता है, इसको अपन डॉट प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट जैसा कि इसका नाम है, क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, और इसका आउटकम एक वेक्टर होता है ना। स्केलर प्रोडक्ट का आउटकम एक स्केलर। तो स्केलर प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइन होता है, जैसे अगर एक वेक्टर ए वेक्टर बी दिया जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को या तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, या फिर अगर इनके स्केलर कंपोनेंट दे रखा है, जैसे वेक्टर ए अपने को गिवन है कि x1 i कैप या फिर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, इस तरीके से वेक्टर ए गिवन है, डॉट लेना है वेक्टर बी के साथ जो कि गिवन है b1 i कैप, ठीक है, प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप प्लस b3 k कैप। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट लूंगा तो दैट इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, या फिर ax bx प्लस ay by प्लस, समझ में आ रही बात है। ओके, तो देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे आई कैप का मैं आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा, जैसे कि अपने को पता है कि आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा इसी फॉर्मूले से कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड होने वाला है 1, थीटा उनके बीच का एंगल 0 है, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है। वही अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप के बारे में बात करूं तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है, बिकॉज यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी ना, आई कैप जे कैप आपस में परपेंडिकुलर है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है। ये बातें हैं। यहां से कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी डॉट ए, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है ना, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 आएगी। ए डॉट बी प्लस सी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, l टाइम्स वेक्टर ए प्लस m टाइम्स वेक्टर बी, जैसे कि यहाँ पे ऐसा दे रखा है 3 टाइम्स वेक्टर ए मल्टीप्लाई डॉट डॉट 2 टाइम्स वेक्टर बी, तो दैट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, 3 to the 6 a डॉट बी। ठीक है, तो दिस इज जस्ट स्केलर इन द मल्टीप्लिकेशन। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई दो वेक्टर्स आते हैं तो दोनों वेक्टर्स के बीच में या तो डॉट का साइन होना चाहिए, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में या तो डॉट का साइन होना चाहिए या फिर क्रॉस का साइन होना चाहिए। सिर्फ वेक्टर ए वेक्टर बी लिखना ये सेंसलेस है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। या तो बीच में डॉट लगाओ क्योंकि अपन डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, या फिर बीच में क्रॉस लगाओ क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी अभी जानेंगे, है ना, अभी तक जाने नहीं है पर जान जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, यही सारी बात है कि भाई अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 है तो एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए, है ना, कि एक्यू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज एक्यूट।
अगर इनका डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव हो गई, मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑब्ट्यूस आने वाला है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के ही इक्वल आ गया, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री के इक्वल है ना। ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए को डॉट प्रोडक्ट लिया गया वेक्टर ए के साथ ही, तो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला यही बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। दोनों की बात बराबर है, दोनों ही सेम है, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी। वैसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, या फिर अपन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोला, क्योंकि ए स्क्वायर बोलो है ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बोला जाए, ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर अपन ऐसा लिख सकते हैं ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से ले लो। ठीक है, तो वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ 0, तो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर। वैसे ही हमारे सामने एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है, इन आइडेंटिटीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। जैसे हमारे सामने स्पेस में कुछ वेक्टर ए दे रखा है, उसका अगर मैं प्रोजेक्शन लेना चाहता हूं वेक्टर बी में, प्रोजेक्शन मतलब हो गया कि मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, राइट, दिस इज द लेंथ आई वांट टू फाइंड, एंड ये लेंथ कितनी हो जाएगी कि अगर इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है ना, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। इसका प्रोजेक्शन लेना है तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा को ही अपन वेक्टर ए डॉट बी कैप लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी कैप लिख सकते हैं, क्योंकि बी कैप क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, बी कैप हो गया वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दैट इज बी कैप बेसिकली, है ना। तो वेक्टर ए का डॉट ले लिया बी कैप के साथ में, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा ही मिल रहा है। देख सकते हैं, देखो ए डॉट बी क्या हो जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कर रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा मिल रहा है। तो दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वैसे ही अगर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेना है ए पे, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन लेना है ए पे, तो वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे अपन ए कैप के साथ में। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन लिए जाते हैं। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, या तो इस तरीके से समझो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ थीटा, बाय थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मल्टीप्लाइड बाई एन कैप, जहां पे एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, या फिर अपन ऐसे बोले कि जिस प्लेन में वेक्टर ए है, जिस प्लेन में वेक्टर बी है ना, कोई भी दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होंगे, कोई भी दो वेक्टर्स लूं कोप्लेनर होंगे, वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी जो आएगा ना, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आएगा वो इनके परपेंडिकुलर वेक्टर आने वाला है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा दैट इज बेसिकली अ परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अगर इनके कंपोनेंट दे रखे हैं, जैसे वेक्टर ए के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब वेक्टर ए दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट अपन इस तरीके से निकालते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, जो आपने देखा भी होगा और कई बार सॉल्व किया भी होगा। तो ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है इसकी कि भैया ये परपेंडिकुलर वेक्टर देता है टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सिंपल है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, कि डायरेक्शन अगर अपने को निकालनी हो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो ए पे हाथ रखिएगा और बी की तरफ जाइएगा, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपने को बाहर की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। वही अगर मैं बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालूं, तो बी पे हाथ रख के ए की तरफ जाऊंगा, तो ये अंदर की तरफ डायरेक्शन अपने को दिखा रहा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों अपोजिट डायरेक्शंस दिखा रहे हैं, तो दैट इज बाय दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ए क्रॉस बी प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट कैन बी रिटन एज ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। फिर देखो 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस 3 टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स ए क्रॉस बी, है ना, स्केलर है तो स्केलर को
अपने अलग मल्टीप्लाई कर दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए ए क्रॉस बी का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं वेक्टर ए के साथ में ही तो जीरो आने वाला है, क्योंकि ए क्रॉस बी जो होगा वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दोनों के ही परपेंडिकुलर वेक्टर आने वाला है, नॉर्मल वेक्टर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट इज ए क्रॉस बी, उसका डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए के साथ ही ले लिया, तो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट लिया वेक्टर ए के साथ तो वो जीरो आने वाला है। वैसे ही ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ जीरो आ जाता है। आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। और जे कैप क्रॉस जे कैप, मतलब अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाता है, ठीक है। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप के इक्वल होता है, यहां पे ये साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखना, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप, आई जे के साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखा, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, क्लियर है। नाउ एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, कि इस पैरेललोग्राम का एरिया आता है मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, जो कि अपन सिंपली देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। तो वही तो अपने पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बेस हो गया और ये हाइट है, तो बेस इंटू हाइट दैट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल निकालना है तो इस तरीके से अपन निकाल रहे होंगे, ठीक है। फिर वही अगर अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ट्राइंगल इसका आधा हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया का आधा, तो दैट इज हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। ये एज अ रिजल्ट ध्यान रखना कि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू दिस। तो सिंपली आप इस तरीके से चले जाओगे कि दैट विल बी हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है, ऐसा कर देना, ठीक है। तो हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए सी हो जाएगा वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। इसको आगे आप फैलाओगे तो ऐसा सही कुछ सिनेरियो बन जाएगा, ओके। रिमेंबर दिस एज अ रिजल्ट ऑफ कोर्स। नाउ प्रूव दैट द एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। ये अपने पास किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आता है जहां पे d1 d2 क्या हो गए, इसके डायगोनल्स हो गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, हाफ टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ d1 d2 दैट इज एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हैं अपन इजीली कि 4 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी डी, है ना, d1 निकाल लिया मतलब AC वेक्टर d1 हो जाएगा और BD वेक्टर वेक्टर d2 हो गया, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखो, ठीक है, आ जाएगा, उस तरीके से प्रूव कर लेंगे अपन लोग। नाउ इससे पहले देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपके सामने और लिखने वाला हूं कि A डॉट बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, प्लस A क्रॉस बी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। बेसिकली ये वही लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो ए डॉट बी का स्क्वायर क्या आएगा, ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी, है ना, ए डॉट बी क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो बेसिकली ये सिंपल सी वही आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और दोनों साइड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बन जाएगा। तो बेसिकली यही सिंपल आइडेंटिटी से ये रिजल्ट इजीली प्रूव हो जाता है कि ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक। चलिए फिर दो और स्पेस, है ना, जो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स देखा जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अपने सामने आता है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरीके से डिफाइंड है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर इसको लिखा जाता है बॉक्स ऑफ एबीसी, है ना, इसका ये रिप्रेजेंटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है, इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। स्केलर नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसका जो आउटकम होने वाला है एक स्केलर होगा। स्केलर आउटकम कैसे है, देखो बेटा, बी क्रॉस सी एक वेक्टर है, राइट, बी क्रॉस सी कुछ वेक्टर देगा, उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया वेक्टर ए के साथ ही, है ना, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक स्केलर मिलेगा ही, है ना। तो ए डॉट बी क्रॉस सी और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज अ स्केलर, जो कि इस तरीके से डिफाइंड होता है, ठीक है। सपोज वेक्टर ए के मैंने कंपोनेंट दे रखे हैं,
बी क्रॉस सी मैं निकाल सकता हूं डिटर्मिनेंट मेथड से, बी क्रॉस सी ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में डॉट लिया गया है ना, तो बेसिकली इसका डॉट ले लेंगे, इसको फर्स्ट रो के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, है ना। डिटर्मिनेंट का आप तरीका समझते हो कि डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी चीज मल्टीप्लाई करनी है तो किसी रो या किसी भी कॉलम में दान कर दो, किसी भी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको अगर मैं फर्स्ट रो के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो दिस डॉट आई कैप, इसका अगर डॉट ले रहा हूं आई कैप के साथ में तो सिर्फ ए एक्स बचेगा इधर, इसका डॉट लूंगा जे कैप के साथ में तो सिर्फ ए वाई वाला पार्ट बचेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों पार्ट तो जीरो हो गए जे कैप के साथ डॉट लेने पे, और यहां पे सिर्फ ए जेड वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट के अंदर भी हमें ध्यान रखना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी को अपन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं अगर तीनों के हमें कंपोनेंट्स पता है तो, ठीक है। अब यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, बात बराबर है। बोथ ऑफ देम आर बॉक्स ऑफ एबीसी, बोथ ऑफ देम आर बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है ना। तो बॉक्स ऑफ एबीसी लिखो या फिर बॉक्स ऑफ बीसीए लिखो या बॉक्स ऑफ सीएबी लिखो, तीनों की वैल्यू सेम ही है ना। सेम साइक्लिक ऑर्डर अगर आप मेंटेन करते हुए चल रहे हो तो तीनों की वैल्यू सेम है। बॉक्स ऑफ एबीसी बीसीए सीएबी तीनों के बॉक्स की वैल्यू सेम आती है। रीजन बीइंग, इस डिटर्मिनेंट से आप इसका रीजन समझ भी सकते हो ना, ठीक है, कि इस डिटर्मिनेंट के अंदर अगर मैं दो रोज को इंटरचेंज कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, है ना, कि ये रो रह गई और दो रो को इंटरचेंज कर दूं अगर तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होने वाली है। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ओके। L टाइम्स वेक्टर A, M टाइम्स वेक्टर B, N टाइम्स वेक्टर C, तो दैट इज इक्वल टू L M N टाइम्स बॉक्स ऑफ ABC। बेसिकली किया क्या कि वेक्टर A के कंपोनेंट को L से मल्टीप्लाई किया है, मतलब जो फर्स्ट रो के अंदर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इमेजिन करना है इसको, फर्स्ट रो के अंदर L आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, सेकंड रो के अंदर M आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में, थर्ड रो के अंदर N आ रहा है, और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि रो बाय रो अपन चीजें कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो से L निकाला, सेकंड से M निकाला, थर्ड से N निकाला, ऐसा सब बन जाएगा। समझ में आ गई बातें। फिर ये चीज देखना A प्लस बी, है ना, देखो A प्लस बी सी एंड डी, इसका अगर बॉक्स प्रोडक्ट देखूं तो इसको दो पार्ट्स में अपन स्प्लिट कर सकते हैं। फिर से वही डिटर्मिनेंट वाला मेथड कि फर्स्ट रो के अंदर वेक्टर A प्लस वेक्टर बी के कंपोनेंट्स लिखे, है ना, मतलब A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। इमेजिन करना फर्स्ट रो के अंदर A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 है। सेकंड रो के अंदर वेक्टर C के कंपोनेंट, थर्ड रो के अंदर वेक्टर D के कंपोनेंट। इस डिटर्मिनेंट को मैं दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकता हूं अबाउट द फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के अबाउट अगर मैं दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट करूं तो एक में वेक्टर A रख देता है, एक में वेक्टर B के कंपोनेंट्स रख देते हैं, मतलब एक में A1 A2 A3 और दूसरे डिटर्मिनेंट में B1 B2 B3। और स्प्लिटिंग का रूल ये रहता है डिटर्मिनेंट में कि जब भी हम किसी रो के अबाउट डिटर्मिनेंट को स्प्लिट कर रहे हैं तो बाकी रोज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है ना। सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज रहेगी। देखो सेकंड रो में सी डी, है ना, सेकंड थर्ड में सी डी वही एज इट इज है। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में इमेजिन करना इन चीजों को। वैसे ही अगर ये वेक्टर्स है ना, एंड ये वेक्टर है, विल ब्रेक इनटू 4 and 8 बॉक्स प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली, कि ये वाला भाई साहब 4 बॉक्स प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा, है ना, ये 4 बॉक्स प्रोडक्ट में ब्रेक करेगा। यहां पे मैं बता भी देता हूं कि भाई A प्लस बी, ठीक है, C प्लस डी एंड E 4 में कैसे ब्रेक करेगा कि पहले तो एक काम करो कि सेकंड रो के अबाउट स्प्लिट करो, है ना। C प्लस डी के कंपोनेंट सेकंड रो के अंदर लिखे होंगे, सेकंड रो के अबाउट स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट रो को एज इट इज रखा A प्लस बी, ठीक है, और थर्ड रो को एज इट इज रखा, है ना। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को एज इट इज रख रहे हैं अपन, ठीक है बेटा। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को एज इट इज रख रहे हैं। सेकंड रो के अबाउट स्प्लिट किया, एक में मैंने C रख दिया, दूसरे में मैंने D रख दिया, तो दो बॉक्स प्रोडक्ट में यहां पे स्प्लिट हो गए। फिर ये वाला डिटर्मिनेंट फर्दर दो में स्प्लिट होगा। फर्स्ट रो के अबाउट स्प्लिट करोगे तो एक में तो वेक्टर A रख दिया, सेकंड रो में C के कंपोनेंट, थर्ड रो में E के कंपोनेंट, तो बॉक्स ऑफ ACE प्लस बॉक्स ऑफ BCE, इस तरीके से ये स्प्लिट हो जाएगा। वैसे ही यहां पे देखेंगे तो बॉक्स ऑफ ADE, है ना, बॉक्स ऑफ ADE प्लस बॉक्स ऑफ BDE, इस तरीके से ये भी स्प्लिट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है वो 4 बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर स्प्लिट हो रहा है। इसी प्रकार से ये वाला 8 बॉक्स प्रोडक्ट के अंदर स्प्लिट होगा। ये वाली प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि साइक्लिक ऑर्डर तब तक चेंज नहीं हो रहा तब तक वैल्यू ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर तुमने बदल दिया, जैसे BAC लिख दिया, है ना, ABC BCA CAB का तो बॉक्स प्रोडक्ट सेम है, बट यहां पे BAC रख दिया,
है ना, मतलब दो रोज को आपने है ना इंटरचेंज किया है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाती है ना डिटर्मिनेंट की, ठीक है, वही चीजें हैं, है ना। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट के अंदर इमेजिन करना बहुत ईजी लगेगी आपको। 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ देयर बॉक्स इज 0। 3 वेक्टर्स का अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये क्या हो गया, A क्रॉस B डॉट C। ओके, अगर ये 0 आ रहा है, ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया A क्रॉस B जो वेक्टर आया वो C के परपेंडिकुलर है। A क्रॉस B वेक्टर C के परपेंडिकुलर है। देखो अगर 3 वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये रहा वेक्टर A, ये रहा वेक्टर B, ये रहा वेक्टर C, तो इनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आना लाजमी है ना। ऐसा क्यों? देखो A क्रॉस B निकाला तो प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट ले रहा हूं मैं C के साथ में, तो C भी तो उसी प्लेन का बंदा है ना, इसका डॉट लेंगे C के साथ में तो वो C के साथ भी तो परपेंडिकुलर हुआ, पूरे प्लेन के साथ ही परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर C के साथ भी परपेंडिकुलर होने वाला है। तो A क्रॉस B का जो आउटकम है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर C, तो इसलिए 0 आएगा। तो अगर 3 वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है, या वाइसा वर्सा कि अगर इन तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो वो सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे। ठीक, चलिए ठीक है। इफ एनी ऑफ टू ए बी सी आर कोलिनियर, इन दोनों में से कोई भी दो कोलिनियर हुए तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, है ना। ए बी सी में से कोई भी दो कोलिनियर हुए तो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे होंगे, तो इसका बॉक्स प्रोडक्ट फिर से कैसा आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नहीं तो ऐसा भी देख सकते हैं कि भैया अगर ए एंड बी सपोज कोलिनियर हुए तो ये बन रहा है ए क्रॉस बी डॉट सी, और ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि कोलिनियर वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी 0 हो गया, 0 का डॉट प्रोडक्ट लिया सी के साथ में, 0 बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसा सही सवाल है कि इफ ए बी एंड सी आर लीनियरली डिपेंडेंट, 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट बोला गया है, मतलब दे आर कोप्लेनर। ये कैसे हो गए, कोप्लेनर वेक्टर हो गए, मतलब इनके बॉक्स को अपन 0 कर देंगे, है ना। बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी को अपन 0 कर देंगे, और बॉक्स ऑफ एबीसी को डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लिख देंगे कि फर्स्ट रो के अंदर वेक्टर ए के कंपोनेंट 1 1 1 1 1 1, सेकंड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट 4 3 4, थर्ड रो में वेक्टर सी के कंपोनेंट 1 अल्फा बीटा। इसको किया अपन ने 0 के इक्वल, ठीक है, 1 अल्फा बीटा, इसको अपन कर देंगे 0 के इक्वल, है ना बेटा। तो इधर अल्फा और बीटा के टर्म्स में एक रिलेशन आएगा, एक रिलेशन यहां से आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी √3 दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी हो जाएगा √1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू किया √3, तो वहां से अल्फा और बीटा के टर्म्स में एक और रिलेशन मिल जाएगा। तो दो रिलेशन मिलेंगे अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में, वहां से अपन अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके, सो लिविंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टू यू। फिर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का जो बॉक्स होता है दैट इज 2 टाइम्स द बॉक्स ऑफ ए बी सी। ये भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से ही आई है कि ये जो बॉक्स प्रोडक्ट है ना वो 8 बॉक्स प्रोडक्ट में टूटेगा। पहले एक काम करो, इस रो के अबाउट ब्रेक करो 2 में, फिर इस रो के अबाउट 2 में और ब्रेक करो, फिर इस रो के अबाउट 2 में और ब्रेक कर दो, तो टोटल 8 बॉक्स प्रोडक्ट में टूटेगा। उन 8 में से 6 बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू तो 0 आने वाली है, उन 8 में से 6 बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू तो 0 आने वाली है, 2 बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू एबीसी के ही इक्वल होगी, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। फिर देखें एबीसी के बॉक्स प्रोडक्ट का अगर मैं एल क्रॉस एम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ये स्केलर है ना बेटा, ये कैसा है, स्केलर। तो किसी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो के अंदर अपन लिख देंगे एबीसी, सेकंड रो के अंदर ए डॉट एल, बी डॉट एल, सी डॉट एल, थर्ड रो के अंदर ए डॉट एम, बी डॉट एम, सी डॉट एम। ये भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से आया है कि बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी बेसिकली हो गया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, दैट इज बेसिकली बॉक्स ऑफ एबीसी। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाई एल क्रॉस एम, तो एल क्रॉस एम आएगा आई कैप जे कैप के कैप, फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे L1 L2 L3 रख दिया, यहाँ पे M1 M2 M3 रख दिया, तो दैट इज एल क्रॉस एम। तो बॉक्स ऑफ एबीसी को मल्टीप्लाई करूं अगर मैं एल क्रॉस एम के साथ में, तो क्या मिलने वाला है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, रो बाई रो मल्टीप्लाई कर दो, कि फर्स्ट रो को यहां पे फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, मतलब ये वेक्टर ए मिल जाएगा,
फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर ए मिल रहा है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट एल मिलेगा, देखो ए डॉट एल मिल रहा है ना, A1 L1 A2 L2 प्लस A3 L3। फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई किया, है ना, रो बाई रो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो ए डॉट एम मिल रहा है, तो वही चीज यहां पे लिखी है। फिर वैसे ही सेकंड रो के साथ, है ना, रो बाई रो मल्टीप्लीकेशन करते चले जाओ। ओके, इसी तरीके से अपन ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए बी सी के बॉक्स का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए डॉट बी ए डॉट सी, फर्स्ट रो के अंदर, सेकंड रो में बी डॉट ए बी डॉट बी बी डॉट सी, थर्ड रो में सी डॉट ए सी डॉट बी सी डॉट सी। ठीक है, सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई, है ना, अपन प्रूव भी कर सकते हैं कि भैया ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये हो गया बॉक्स ऑफ ABC। इसको बॉक्स ऑफ ABC के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो अब आप देख ही सकते हैं डायरेक्टली कि A1 इंटू A1 प्लस A2 इंटू A2 प्लस A3 इंटू A3, मतलब A डॉट A बन रहा है सबसे पहले, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट आता है तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, मतलब A डॉट B बन रहा है। फिर फर्स्ट रो को थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई किया तो A डॉट C मिल रहा है। फिर वैसे ही B डॉट A B डॉट B B डॉट C, वैसे ही C डॉट A C डॉट B C डॉट C। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इस टाइप का सवाल आ सकता है उसके ऊपर डायरेक्टली कि ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप डॉट ए कैप दे रखा है, तो अपने को बॉक्स ऑफ ए कैप बी कैप सी कैप पूछा गया है, तो इसी रिजल्ट को यूज करेंगे कि ए कैप बी कैप सी कैप के बॉक्स का जो स्क्वायर होने वाला है ना, इनके बॉक्स का जो स्क्वायर होगा दैट इज ए कैप डॉट ए कैप डॉट बी कैप ए कैप डॉट सी कैप। ठीक है, फिर ये बी कैप डॉट ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप। ठीक है, सी कैप डॉट ए कैप डॉट बी कैप डॉट सी कैप। ठीक है, ये लिख देंगे अपन। ओके, अब ये क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ए कैप की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी कैप इसकी भी वैल्यू 1, सी कैप इसकी भी वैल्यू 1, ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू दे रखी है 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, पुट कर दोगे सारी वैल्यू, है ना, बी कैप डॉट ए कैप 1/2, है ना, ए कैप डॉट बी कैप एंड बी कैप डॉट ए कैप दोनों की वैल्यू सेम है। तो इस डिटर्मिनेंट को जब एक्सपैंड करेंगे तो बॉक्स ऑफ एबीसी के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वहां से बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्लियर है। नाउ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, है ना, कि वेक्टर ए का जो रेसिप्रोकल वेक्टर होगा, है ना, देन द वेक्टर्स ए डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम्स ऑफ वेक्टर, है ना। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर कुछ इस तरीके से आता है कि अगर वेक्टर ए को मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं ए डैश के साथ, जहां पे वेक्टर ए एंड वेक्टर ए डैश आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 आ जाना चाहिए, बस बात इतनी सी है। ठीक है, कि दो वेक्टर्स आपस में रेसिप्रोकल रहेंगे जब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। और बात यह है कि ये जो ए कैप होगा, ए कैप की वैल्यू आने वाली है, देखो बहुत इजी रहेगी कि बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये ए डैश, है ना, ये ए डैश वेक्टर की वैल्यू आएगी। ए डैश वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी, क्योंकि देख सकते हैं बी क्रॉस सी का अगर मैं डॉट ले रहा हूं, देखो ए के साथ में डॉट लेंगे तो न्यूमरेटर में भी एबीसी का बॉक्स बन गया, डिनोमिनेटर में भी एबीसी का बॉक्स है, किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। वैसे ही अगर वेक्टर बी का रेसिप्रोकल वेक्टर बी डैश है तो मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल आना चाहिए, तो बी डैश वेक्टर क्या हो जाएगा यहां पे, हाँ जी, बी डैश वेक्टर हो जाएगा सी क्रॉस ए अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी। ठीक है, क्योंकि देखो इसका फिर अपन डॉट लेंगे ना बी के साथ में, है ना, ये बी डैश वेक्टर, देखो ये चीज लिखी हुई है यहां पे, दिस इज गोइंग टू बी आर बी डैश वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसका देखो डॉट लिया बी के साथ में, इसका डॉट लिया बी के साथ में, तो न्यूमरेटर में भी बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है किसका, बीसीए का, एंड बीसीए का बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का बॉक्स प्रोडक्ट सेम होता है, कट के ये 1 ही बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही सी डैश हो जाता है ना, दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी। ठीक है, क्लियर। द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी गिव्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, है ना, बॉक्स प्रोडक्ट हमें वॉल्यूम बता देता है किसका, पैरेललोपाइप्ड का। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, पैरेललोग्राम का 3D वर्जन।
ठीक है, दैट इज पैरेललोपाइप्ड, है ना। तो इसका वॉल्यूम ये रहने वाला है, ठीक है, बॉक्स ऑफ एबीसी। 1/6 टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी इज द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होगा 1/6 टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है। फॉर 3 वेक्टर ए बी एंड सी, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में देखने वाले हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी क्रॉस सी आर कॉल्ड दी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका आउटकम भी एक वेक्टर ही होने वाला है। तो देखते हैं बेटा कि अगर मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो ये एज अ रिजल्ट, ध्यान रखें, ये रिजल्ट क्या आता है कि पहले तो ए का डॉट लूंगा दूर वाले के साथ, है ना। दूर कौन है? सी है यहां पे। तो पहले ए का डॉट लिया सी के साथ, ए डॉट सी, और वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना। ए डॉट सी एक स्केलर आएगा ना, ए का डॉट लूंगा सी के साथ में, एक स्केलर आएगा, उसको वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अब ए का डॉट लेंगे पास वाले के साथ। सिंपल है, पहले दूर वाला फिर पास वाला। तो माइनस ए डॉट बी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वेक्टर सी के साथ में, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी इंटू वेक्टर सी, ठीक है। तो अपन देख सकते हैं कि ये जो आउटकम आया ना वो प्लेन ऑफ बी एंड सी आया ना, कि प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, कि जो भी इसका आउटकम आया है, देखो ये तो स्केलर है ना, ए डॉट सी एक स्केलर नंबर है, ये भी कुछ नंबर है, वेक्टर बी और वेक्टर सी के टर्म्स में लिखा हुआ है ना। ये जो आउटकम है वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो जो आउटकम आया है दैट इज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। ये चीज ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। वैसे ही अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है, तो फिर से वही सेम तरीका यूज करना है कि पहले दूर वाले के साथ, है ना, वेक्टर सी का डॉट लेंगे पहले दूर वाले के साथ, तो ये बनेगा सी डॉट ए इंटू वेक्टर बी माइनस फिर पास वाला, है ना, तो सी डॉट बी इंटू वेक्टर ए, ठीक है, माइनस फिर पास वाला। देखो बेटा पहले दूर वाला तो सी डॉट ए वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फिर पास वाला, है ना, तो सी डॉट बी इंटू वेक्टर ए, है ना। तो बस यही देखेंगे भैया पास, इसको भी देखो पहले अपन दूर वाले से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे फिर से देखो कि जो आउटकम आया है वो वेक्टर बी एंड वेक्टर ए के प्लेन में आया है ना, कि प्लेन ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया वेक्टर बी एंड वेक्टर ए के प्लेन में आउटकम आया है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस गिव्स अस अ वेक्टर in the plane of b and c, in the plane of वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के प्लेन में आ रहा है एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, एंड वेक्टर सी के परपेंडिकुलर वेक्टर मिल रहा है ना। वेक्टर सी का परपेंडिकुलर वेक्टर ही होगा। क्यों होगा भाई वेक्टर सी के परपेंडिकुलर? वेक्टर सी के परपेंडिकुलर क्यों होगा? क्योंकि सपोज इसको तुम डी वेक्टर मानो तो डी क्रॉस सी का जो आउटकम होने वाला है वो डी के भी परपेंडिकुलर होगा, सी के भी परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको वेक्टर डी माने तो डी क्रॉस सी का जो भी आउटकम होगा वो डी के भी परपेंडिकुलर होगा, सी के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जो आउटकम है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी एंड इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आउटकम इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी एंड इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में, ठीक है। तो ये बात है। तो ज्योमेट्रिकली a क्रॉस b क्रॉस c इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर a एंड इन द प्लेन ऑफ b एंड c। क्योंकि अपने को पता है इसका आउटकम क्या आने वाला है, पहले दूर वाले के साथ a डॉट c इंटू वेक्टर b माइनस अब पास वाले के साथ a डॉट b into vector c. This is going to be the outcome. The outcome is in the plane of vector b and vector c and it is perpendicular to vector a. क्योंकि इसको अगर मैं वेक्टर d मानता हूं तो a क्रॉस d का जो आउटकम आएगा वो a एंड d दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो a के परपेंडिकुलर तो होगा ही, ठीक है। क्लियर है? तो फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स विच इज कोप्लेनर विद, इन दोनों के तो प्लेन में हो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस। कि सपोज इसको मैंने वेक्टर ए बोला, इसको मैंने वेक्टर बी बोला, तो मुझे चाहिए कि इन दोनों के तो प्लेन में हो और इसके परपेंडिकुलर है। तो मतलब अपने को ए क्रॉस बी क्रॉस सी चाहिए, है ना, इसको सी बोल देते हैं। तो अब ये जो वेक्टर आएगा,
अब ये जो वेक्टर आएगा वो ए और बी के तो प्लेन में होने वाला है और सी के परपेंडिकुलर होगा, और उसमें भी मुझे जो वेक्टर चाहिए वो 5 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो जो भी ये आंसर आने वाला है डिवाइड कर देना इसी के ही मैग्नीट्यूड से, सेम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना जो भी आएगा, ठीक है। ओके, सेम इसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। समय होता तो मैं सवाल को पूरा कंप्लीट कराता, बट अब आपको आइडिया दे देता हूं मैं इसमें, है ना, कि जो भी आ रहा है उसको इसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, ठीक है। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना, सिंपल है। चलिए अब लास्ट में इस टाइप के प्रॉब्लम्स जिसके अंदर 4 वेक्टर का अगर प्रोडक्ट हो, तो इतनी बातें सीख चुके हो तो ये तो बहुत ही आसान है कि a क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी के वैल्यू किसके इक्वल आती है, तो a क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी की वैल्यू आती है ना, कि डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट सी a डॉट डी, सेकेंड रो में b डॉट सी b डॉट डी को रख देंगे, फर्स्ट रो के अंदर a डॉट सी a डॉट डी को रख देंगे, सेकंड रो के अंदर b डॉट सी b डॉट डी को रख देंगे, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट एक स्केलर वैल्यू आने वाली है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका देखो कुछ इस तरीके से है ना, इसको प्रूव करने का तरीका कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि सपोज मैंने इसको वेक्टर डी बोल दिया, वेक्टर ई बोल दिया ना, लेट्स कॉल इट वेक्टर ई। तो ये क्या लिखा हुआ है, a क्रॉस बी डॉट ई ही तो लिखा हुआ है, a क्रॉस बी डॉट ई ही तो लिखा हुआ है, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं a डॉट बी क्रॉस सी, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको पता है कि डॉट एंड क्रॉस को इंटरचेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज बॉक्स ऑफ ए बी ई, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो a डॉट बी क्रॉस वेक्टर ई अपन ने माना है सी क्रॉस डी को, वेक्टर ई अपन ने सी क्रॉस डी को माना है, ठीक है। इसको फैला लो भाई, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो अपन निकालते हैं कि पहले दूर वाले के साथ तो b डॉट डी इनटू वेक्टर c माइनस फिर पास वाले के साथ तो b डॉट सी इनटू वेक्टर d, ठीक है। इस तरीके से फैला दिया। अब a का अंदर डॉट प्रोडक्ट ले लिया, है ना, ये तो स्केलर है, a डॉट प्रोडक्ट लेगा c के साथ में, तो ये बन रहा है देखो b डॉट डी एक स्केलर मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय a डॉट सी, ये भी एक स्केलर मिल रहा है a डॉट सी, माइनस b डॉट सी मल्टीप्लाइड बाय a डॉट डी, मल्टीप्लाइड बाय a डॉट डी। इसके बीच में डॉट मत लगा देना भैया, है ना, दो स्केलर्स को इतनी इज्जत नहीं दी जाती है, दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई करना है 2 into 3, डॉट लगाने की जरूरत नहीं है बीच में, डॉट लगाते हैं अपन वेक्टर्स के साथ में। अब ये भी एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर है, तो डॉट मत लगाना है यहाँ पे। इसी को डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में ऐसा लिख दिया जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में यही तो चीज लिखी हुई है कि a डॉट सी इंटू बी डॉट डी माइनस बी डॉट सी इंटू ए डॉट डी, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में ऐसा सा लिख दिया, ठीक है, सिंपल है। फिर अगर इस तरीके से हो तो, है ना, इनके साथ कैसे डील करना है कि फिर से मैं देखूं इसी को ही वेक्टर ई मान लेता हूं, रटना नहीं है आउटकम, ये समझो डील कैसे कर रहे हैं इसके साथ। इसको मैंने सपोज वेक्टर ई माना, तो ये लिखा है a क्रॉस बी क्रॉस ई, ठीक है, a क्रॉस बी क्रॉस ई लिखा है। तो पहले दूर वाले के साथ डॉट, है ना, तो पहले अपन लिखेंगे a डॉट ई, ठीक है, a डॉट ई इंटू वेक्टर बी माइनस फिर पास वाले के साथ b डॉट ई इंटू वेक्टर ए, ठीक है, ऐसा सा लिख दिया। अब e की वैल्यू रख दो, e क्या है, e अपन ने c क्रॉस d को माना है ना, e है c क्रॉस d, ठीक है, e की वैल्यू क्या है बेटा, c क्रॉस d है। तो ये देखना जरा, ये a डॉट सी क्रॉस डी लिखा है, तो ये बॉक्स ऑफ ए सी डी लिखा है, देख पा रहे हो, ये बॉक्स ऑफ ए सी डी है, तो दिस इज बॉक्स ऑफ ए सी डी इनटू वेक्टर बी माइनस इधर देखो b डॉट सी क्रॉस डी है, मतलब ये बॉक्स ऑफ बी सी डी है, तो बॉक्स ऑफ बी सी डी इनटू वेक्टर ए, तो यही चीज यहां पे लिखी है, ठीक है, कि बॉक्स ऑफ ए सी डी इंटू वैक्टर बी। अब ए सी डी की जगह सी डी ए लिख दिया, बात बराबर है, ए सी डी सी डी ए दोनों का बॉक्स सेम है अगर साइक्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है, और कर रहा है, देखो ए सी डी सी डी ए है ना, दोनों का बॉक्स सेम है, तो ए सी डी इंटू वैक्टर बी माइनस ये देखो बी सी डी लिखो या सी डी बी लिख दो, बी सी डी लिखो या सी डी बी का बॉक्स लिखो, बात बराबर है, ठीक है, इनटू वेक्टर है। तो इस फॉर्मेट में किया जा सकता है, या फिर इस फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे कि बस हल्का सा चेंज करेंगे कि अगर मैं इसको वेक्टर ई मान रहा हूं, इसको अगर वेक्टर ई मान रहा हूं, तो वेक्टर ई क्रॉस सी क्रॉस डी, तो पहले दूर वाले के साथ डॉट, तो
ई डॉट डी इंटू वैक्टर सी माइनस फिर पास वाले के साथ डॉट, है ना, कि ई डॉट सी इंटू वैक्टर डी। ठीक है, अब ई की वैल्यू रख दो। वेक्टर ई किसको माना है अपन ने? वेक्टर ई माना है ए क्रॉस बी को। ठीक है, वेक्टर ई माना है ए क्रॉस बी को। तो देखो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी डॉट डी, तो मतलब ए बी डी का बॉक्स प्रोडक्ट लिखा है ना, ए क्रॉस बी डॉट डी, तो ए बी डी का बॉक्स प्रोडक्ट इनटू वेक्टर सी माइनस यहां पे देखो ए क्रॉस बी डॉट सी मतलब ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट इनटू वेक्टर डी। तो ये देखो वेक्टर सी एंड वेक्टर डी के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है कि ए बी डी इंटू वेक्टर सी माइनस ए बी सी इंटू वेक्टर डी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन 4 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हैंडल करते हैं और फिर हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसका जो बॉक्स होगा दैट इज स्क्वायर ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप खुद थॉट लगाए, इसको प्रूव करें। इसको प्रूव अपन इजीली कर सकते हैं कि इसको अगर मैं वेक्टर डी बोल दूं, इसको वेक्टर ई बोल दिया, इसको वेक्टर एफ बोल दिया, फिर आप सोचना देखो ये बॉक्स ऑफ डी ई एफ है विच इज डी डॉट ई क्रॉस एफ। फिर अपन ई क्रॉस एफ निकालेंगे, है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अभी अभी हमने देखा था, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, तो उसको यूटिलाइज करके वी कैन इजीली प्रूव दिस। तो ट्राई करिएगा इसको प्रूव करने का। इसी के साथ हमने कंप्लीट थ्योरी बेसिक से लेके एंड तक कंप्लीट कर ली है। बहुत बेसिक से शुरुआत करी थी हमने, है ना, वेक्टर्स क्या होते हैं वहां से शुरुआत करते हुए, ठीक है, उसके बाद में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टच करते हुए लास्ट में, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के बारे में हमने सीखा, वहां पे समाप्त किया है। तो इतने सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स हमें देखने को मिलते हैं वेक्टर्स में। तो दिस वाज अ शॉर्ट रिवीजन सेशन ऑन वेक्टर्स। इसी तरीके से और माइंड मैप सेशंस आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन दिस इज योर मैथ्स टीचर कुंदन मार्कर साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।